सो यस, वी आर लाइव। नमस्कार और आप सभी का अनअकैडमी प्लस पे मैं स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैंने सोचा क्यों ना आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत मैं भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दूं, इसलिए मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ चालू करी थी। और आज काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है सर। लोग बाग सोचते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, प्रीलिम्स में भी नहीं पढ़ना चाहिए, मेंस में भी नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि उनको नहीं पता है कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे। तो आज मैं आप लोगों को मिडिवल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताने वाला हूं, लेकिन मैं अपने आप को केवल मिडिवल हिस्ट्री तक ही लिमिटेड नहीं रखूंगा। थोड़े बहुत मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा जो इनडायरेक्टली मिडिवल हिस्ट्री से पूछे गए हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से इससे पूछे गए हैं। तो काफी मजेदार सेशन होगा। आज हम काफी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। यूपीएससी 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट वाज द क्वेश्चन? 2015 में यूपीएससी में क्या आया था? तो यहां पे भारत की प्राचीन सभ्यता को उन्होंने इजिप्ट, मेसोपोटामिया से कंपेयर करके पूछ लिया था। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया भारत की सहिष्णुता की नीति के बारे में, टॉलरेंस की नीति के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन आया। वेस्टर्न और इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या अंतर है, यह क्वेश्चन आया। भक्ति सूफी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया। तो थोड़ा डेप्थ में इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। तो जितने भी लोग मुझे जानते नहीं है, सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना एक जनरल परिचय दे देता हूं। आप लोग मुझे अनुजगर के नाम से जानते हैं। पिछले 7-8 वर्षों से यूपीएससी के लिए भारतीय इतिहास को मैं लगातार पढ़ाता हुआ आ रहा हूं सर। 100 से भी ज्यादा किताबें मैं पढ़ चुका हूं अभी तक। 5 लाख से भी ज्यादा बच्चे यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं आधुनिक इतिहास के ऊपर खुद की एक किताब भी लिख रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे अनुभव से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आपके लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। तो तैयार हो आज के लेक्चर के लिए? कैन वी गेट स्टार्टेड? आज के काम को शुरू करें, आग लगाएं आज के सेशन में। आपको मैं दिखाऊं इतिहास को पढ़ना कैसे होता है, सिखाऊं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, आज के जो क्वेश्चंस है ना, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको जो बताऊंगा, ये सभी बड़े डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस है। आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि शायद हम पिछले 5 सालों में जो यूपीएससी ने इतिहास के सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको आज हम करने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चंस को मैंने आपको समझा दिया तो यह आपकी भी सफलता है कि आपको इतिहास की भले कितनी भी अधूरी समझ है, लेकिन आप समझ पाए। और यह मेरी भी सफलता है 1 घंटे में अगर मैं आपको इन क्वेश्चंस के साथ जस्टिस करवा पाता हूं। तो आज का लेक्चर में जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो टफ कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। आप लोग यदि अच्छी तरीके से, कोऑपरेटिव तरीके से आज के लेक्चर को एंड करेंगे तो मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दे देता हूं, इतिहास को आपको जिस तरीके से आप लोग देखते हैं वो तरीका आपका पूरी तरीके से परिवर्तित होने वाला है। मजेदार रहेगा, कठिन है, चैलेंजिंग है, लेकिन यूपीएससी का पैटर्न ही वही है। तो उन क्वेश्चंस को किसी ना किसी को तो उठा के बात करना पड़ेगी। मैंने देखा है कि काफी सारे टीचर्स उस पर बात करते हैं कि 2015 में ये पेपर आया, आंसर एनालिसिस हो रहा है, 2017 में आया, पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चंस तो छोड़ ही देते हैं जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो किसी ना किसी को तो इसके ऊपर बात करना पड़ेगी। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार बस कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता दीजिए, हाउ इज द जोश? जोश कैसा है आज के लेक्चर के लिए? फिर मैं चैट सेक्शन को ऑफ कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है? हाई है कि नहीं? तैयार हो? देखो आज आपको कितनी बढ़िया इतिहास की रोलर कोस्टर राइड पे मैं ले चलता हूं। चलो शुरू करते हैं।
बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन को देखो, और एक बात आपको बता दूं सर, प्लीज इस बात को समझ लीजिए सर, 5 क्वेश्चंस अपने आप में कनेक्टेड है, एक दूसरे से अलग नहीं है। पांचों को आपको इकट्ठा जोड़ के देखना पड़ेगा। अभी तक आपने काफी सारे टॉपर से सुना होगा कि यूपीएससी में सब्जेक्ट को, टॉपिक को आपस में जोड़ के देखना होता है। अरे जोड़ के देखना तो होता है, कैसे देखना होता है आज वो मैं आपको बताऊंगा, जो सब टॉपर्स बार बार बोलते हैं। तो थोड़ा आप लोग तैयारी के साथ इस लेक्चर को अटेंड करें। चैट सेक्शन थोड़ी देर के लिए मैंने ऑफ कर दिया है, बाद में फिर ऑन कर दूंगा। चलो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट differed from those of Egypt, Mesopotamia, and Greece, in that its culture and tradition have been preserved without a breakdown to the present day comment. भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। टिप्पणी कीजिए। मुझे पता है कि आपके सिर के ऊपर से क्वेश्चन जा रहा होगा, और मैं आपको बता दूं, जब मैंने यूपीएससी 2015 के इस पेपर को देखा था तो इस बात को लेके मैं बड़ा हैरान और परेशान था कि इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने पूछा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने मेंस में पूछा, ऑप्शनल में नहीं पूछा। ये तो ऑप्शनल कैटेगरी का क्वेश्चन है और यूपीएससी ने इसको मेंस में पूछ लिया 2015 में, तो ये तो डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक किताब आती है मेरे पास, वो किताब यहां पे रखी हुई है, 1 मिनट आप रुकिए, मैं आपको वो किताब दिखाता हूं। तो ये जो किताब है ये बड़ी अच्छी किताब है, एल भेशम की किताब है, द वंडर दैट वाज इंडिया। हालांकि बहुत ज्यादा मोटी किताब है। आप लोग ये मत सोचना कि मैं आपको ये किताब दिखा रहा हूं तो मैं आपसे बोल रहा हूं आपको इसको परचेज करने की जरूरत है, नहीं, वो काम हम आपके लिए करेंगे। हम आपको इस प्रकार की किताबों का और इस जैसी कई किताबों का रिव्यू प्रोवाइड करवाएंगे, वो काम आपका नहीं है। आपको तो केवल 1-2 किताबें पढ़नी है। अगर स्टूडेंट से इतनी मोटी मोटी एक एक किताब एक एक क्वेश्चन के लिए पढ़ने लगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो इस एल बेशम की किताब है द वंडर दैट वाज इंडिया, भारत जो एक क्या शानदार वंडर था, क्या शानदार अजूबा था, मतलब कितना महान भारत रहा। हालांकि कई कई इसमें क्रिटिसिज्म वाला पार्ट भी है, उसके ऊपर ये किताब लिखी गई थी और ये किताब बहुत अच्छी मानी जाती है। 2015 में जो यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया वो इसी किताब से पूछा गया था। ये सेम टू सेम उसी किताब में से आपको उठा के दिया गया। और यहां पे इस क्वेश्चन में आपसे यूपीएससी पूछ रहा है कि भारत की सभ्यता जो थी, इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो सभ्यताएं थी, एक बार मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा जायंट क्वेश्चन है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। ये थोड़ा आपको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही होगी। मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हो आप एलिफेंट प्रॉब्लम, एलिफेंट प्रॉब्लम। तो उस एलिफेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आपसे पूछा जाए हाउ वुड यू ईट एन एलिफेंट, वैसे तो मैं किसी भी तरीके से पशु हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग भाव को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको चुनौती दे दी जाए कि आपको एक हाथी को खाना है तो कैसे खाओगे, इकट्ठा तो खा नहीं पाओगे, पीस बाय पीस, बिट बाय बिट ही उसको खाओगे। तो ये जो टफ क्वेश्चन है इसको सरल बनाने के लिए हम इसको थोड़ा टुकड़ों में बांटते हैं। तो सबसे पहले क्या देख रखा है, एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब प्राचीन सभ्यताएं। कहां की प्राचीन सभ्यताएं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, भारतीय उपमहाद्वीप की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, भारतीय उपमहाद्वीप की, भारतीय उपमहाद्वीप की, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है। अब भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता में सर मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आ जाएगी प्राचीन सभ्यता में, और क्या आ जाएगा, वैदिक सभ्यता, वैदिक पीरियड भी आ जाएगा, वैदिक सिविलाइजेशन भी आ जाएगा इसमें। तो यहां पे एग्जामिनर आपसे यह पूछना चाह रहा है, यहां पे एग्जामिनर आपसे यह पूछने का प्रयास कर रहा है कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्राचीन सभ्यताएं थी, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता थी, वो
इजिप्ट की सभ्यता से, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से, वो ग्रीस की सभ्यता से अलग थी। मतलब भारत की प्राचीन सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता और वैदिक सभ्यता इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यता से अलग थी। कैसे अलग थी सर? ये ऐसे अलग थी कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो सभ्यताएं हैं, वैदिक सभ्यता जो है, वो आज भी आपको बिना किसी ब्रेकडाउन के प्रेजेंट डे में भी उसके कुछ अंश देखने को मिलते हैं। आज भी आपको वैदिक सभ्यता के कुछ अंश वर्तमान समय में देखने को मिलते हैं, जबकि ग्रीस, मेसोपोटामिया और उसी के साथ साथ इजिप्ट, यहां तक कि आप लोग क्लासिकल सभ्यता की भी बात कर लो, क्लासिकल सिविलाइजेशन की भी बात कर लो, तो पहले जो रोम की सभ्यता थी उसको क्लासिकल सभ्यता बोला जाता था, तो रोम की सभ्यता को क्लासिकल सभ्यता बोला जाता था। तो क्लासिकल सभ्यता में भी आप लोगों को फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता के तत्व देखने को नहीं मिले। अब देखो, आप लोग मेरी थोड़ी सी सहायता करिए और मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं कि कोई चीज आज तक चलती हुई आ रही है, बिना किसी ब्रेकडाउन के आज तक चलती हुई आ रही है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं उसमें हमको कंटिन्यूटी देखने को मिली, निरंतरता देखने को मिली? ऐसा बोल सकता हूं कि मैं नहीं बोल सकता? आप लोग ही मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? अरे भाई, कोई भी चीज बिना किसी ब्रेकडाउन के, बिना किसी भंग हुए बिना आज तक वो प्रेजेंट डे तक वो मौजूद है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें हमको फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी देखने को मिले, निरंतरता के तत्व देखने को मिले। तो अब से आप इस प्रश्न को थोड़ा सा अलग तरीके से रीड करोगे। पहले हम क्या कह रहे थे? वर्तमान के समय तक प्रेजेंट है। अब हम क्या कहेंगे? फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब वो निरंतरता के तत्व है। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूं, वैदिक सभ्यता में जो चीजें थी आज भी हम उनको निरंतर तरीके से देखते हुए आ रहे हैं। अब देखो, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो, वैदिक सभ्यता की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज तक चलती हुई आ रही हैं? आप बात करिए। अगर आप बात करें, वैदिक सभ्यता में यज्ञ की परंपरा हुआ करती थी। आज से लगभग मैं 3500 साल पहले की बात कर रहा हूं, 3500 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूं, 3500 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो वैदिक सभ्यता में यज्ञ की परंपरा होती थी। आज भी आप देख लो, यज्ञ की परंपरा है। ऋग्वैदिक काल में टोटल 10 मंडल थे। जो ऋग्वेद है ना, उसमें टोटल 10 मंडल थे। उसमें से तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। गायत्री मंत्र 3500 साल पहले भी था, 3500 साल पहले भी था, आज भी वो गायत्री मंत्र हमको देखने को मिलता है। और कई सारे ऐसे आप लोगों को मंत्र, वैदिक मंत्रों का उच्चारण आज देखने को मिलेगा, जो आप लोग पहले 3500 साल पहले देखते थे। तो कहीं ना कहीं यहां पे एग्जामिनर ने आपसे पूछने का कोशिश की है, पूछने का प्रयास किया है। एक तरफ तो हमको भारतीय उपमहाद्वीप की परंपरा में निरंतरता के तत्व देखने को मिलते हैं, फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ रोम की क्लासिकल सभ्यता, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यता में हमें फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलते। आप लोगों को मैंने बताया कि कौन से फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी हमको देखने को मिले। वैदिक मंत्रों का उच्चारण तब भी होता था, आज भी होता है। यज्ञ तब भी होते थे, आज भी होता है। गायत्री मंत्र तब भी था, आज भी है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सवाल ये उठता है, मेरी बात को आप समझने का प्रयास करें कि आखिरकार इंडिया में ये चीजें कंटिन्यू कैसे रह पाई 3500 साल तक, और दूसरी जगह पे ये कंटिन्यू क्यों नहीं रह पाई? हमने ये तो समझ लिया कि कौन कौन सी चीजें कंटिन्यू रही। अब हम ये भी समझे ये कंटिन्यू क्यों रह पाई।
भारत में, और यह भी समझें कि ये दूसरे देशों में कंटिन्यू क्यों नहीं रह पाई। दोनों ही चीजें हमें समझने की कोशिश करना है। तो मित्रों, भारत में आप लोग एक चीज को नोटिस करोगे, खासकर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने किताब को लिखा था, और उस किताब का नाम है, उस किताब को मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को जीता था अर्थशास्त्र के लिए, उन्होंने किताब को लिखा है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। आर्गुमेंटेटिव इंडियन का मतलब भारतीयों को बहस करना बहुत पसंद है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा विचार अपनी किताब में लिखा है, जो विचार मैं आपको देना चाहूंगा, जो सीधे सीधे इस आंसर में आपके काम आएगा। ये एल बिशाम की किताब है जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आप देखो कि किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हम दूसरी बुक में देखने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास को आप मजे की तरीके से पढ़िए सर। द आर्गुमेंटेटिव किताब में प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने लिखा है कि भारतीय जो है वो इनबॉर्न डेमोक्रेट्स है। इनबॉर्न डेमोक्रेट्स का मतलब जन्मजात लोकतंत्र है। जन्मजात लोकतंत्र का मतलब कि भारत में शुरुआत से ही लोकतांत्रिक परंपरा, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन रहा है। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि इन्होंने ये बोल तो दिया, लेकिन इनकी बात में सच्चाई भी है कि नहीं? ये तो भारत के नागरिक हैं, भारत के व्यक्ति हैं, तो इन्होंने बोल दिया इंडियन आर इंडियन इनबोर्न डेमोक्रेट्स, भारत में शुरुआत से लोकतांत्रिक परंपरा रही है। लेकिन क्या इन्होंने कुछ प्रूफ दिया है? तो इन्होंने एक चीज बड़ी क्रांतिकारी और बड़ी अच्छी बोली है, आप लोगों को मैं विचार देना चाहूंगा। वो दोस्तों, 6th सेंचुरी बीसी में भारत में कई सारे नए धर्मों ने एंट्री ली थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6th सेंचुरी बीसी से पहले ब्राह्मणिज्म भारत में पीक पे चल रहा था, ब्राह्मणवाद भारत पे पीक पे चल रहा था। और 6th सेंचुरी बीसी के बाद, जिसको आप महाजनपद काल को भी के नाम से भी जानते हो, 6th सेंचुरी बीसी को आप महाजनपद काल के नाम से भी जानते हो, बुद्ध काल के नाम से भी जानते हो, तो ऑब्वियस सी बात है ब्राह्मणिज्म कब पीक पे था? 6th सेंचुरी बीसी से पहले। मैं बात कर रहा हूं 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक, तो ब्राह्मणिज्म बड़ा पीक पे था। लेकिन क्या हुआ कि 6th सेंचुरी बीसी में दो नए धर्मों का उदय हुआ, जैनिज्म और बुद्धिज्म। दो नए धर्म आए, केवल दो नहीं आए थे, 62 नए धर्म आए थे, 62 नए रिलीजन आए थे। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं दो नए धर्मों की, जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म जब आते हैं 6th सेंचुरी बीसी में, तो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणिज्म के रिएक्शन में आते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में भारत में कई सारे कर्मकांड आ चुके थे, और कहीं ना कहीं जैनिज्म और बुद्धिज्म ने उन कर्मकांडों का विरोध किया। जैनिज्म और बुद्धिज्म को प्रतिक्रियावादी धर्म भी बोला जा सकता है, रिएक्शनरी धर्म भी बोला जा सकता है। ये किसके रिएक्शन में आए थे? ब्राह्मणिज्म के रिएक्शन में आए थे। आज का टॉपिक अगर जैनिज्म और बुद्धिज्म होता तो मैं आपको पूरा समझाता कि कैसे ब्राह्मणिज्म के रिएक्शन में आए थे। अभी के लिए आप इस बात को केवल समझ ले इतना ही कि ये उसके रिएक्शन में आए थे। आज का लेक्चर का एजेंडा हमारा वो नहीं है ना, नहीं तो उसकी डिटेल में मैं आपको 2 घंटे ले जाता। जब मैं जैनिज्म और बुद्धिज्म पे आता हूं तो मैं 2-3 घंटे इस बारे में चर्चा करता हूं। लेकिन अभी हमें क्या करना है, केवल द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस में जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बात कही, और इस आंसर में हम जो बात यूज कर सकते हैं उतना हमको समझना है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या है? ब्राह्मणिज्म के विरोध में है, ब्राह्मणिज्म के विरोध में है। अब दोस्तों, भले ये ब्राह्मणिज्म के विरोध में आए थे सर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जैनिज्म बुद्धिज्म की ब्राह्मणिज्म से टकराव हुआ और कोई हिंसक आंदोलन हो गया, कोई हिंसक घटना हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को मैं बता दूं, ईसा मसीह ने जब बोला था भगवान एक है, और मूर्ति पूजा के बारे में उन्होंने मना किया, वहां पे कुछ और सिस्टम चलता था। जहां पे वो रहते थे वहां पे कुछ और सिस्टम चलता था, वहां बहुदेववाद था, और वहां पे बोला जाता था
अलग अलग बातों को बोला जाता था। लेकिन ईसा मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने उस समय के समाज के विपरीत बात बोली, तो ईसा मसीह को क्रूसिफिकेशन करा गया था उनका। जब जैनिज्म और बुद्धिज्म ने ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में बातें बोली, तो किसी का क्रूसिफिकेशन भारत में नहीं हुआ। जैनिज्म और बुद्धिज्म ने ब्राह्मणिज्म के प्रतिक्रिया के रूप में जब जन्म नहीं लिया, तो भारत में ऐसा नहीं हुआ कोई हिंसक घटना इसकी चलती हुई। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भारत में विचारों को लेकर हमेशा स्वतंत्रता रही, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहा। अरे ब्राह्मणिज्म के रिएक्शन में जैनिज्म और बुद्धिज्म आया, लेकिन ब्राह्मणिज्म से कोई हिंसक घटना इनकी नहीं हुई। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं भारत में विचारों को लेकर हमेशा खुलापन रहा। अगर आप विश्व की दूसरे देशों की बात करोगे तो विचारों का खुलापन नहीं रहा था। हालांकि भारतीय समाज में भी थोड़ी बहुत ऑर्थोडॉक्सी रही, लेकिन इतनी ऑर्थोडॉक्सी नहीं थी सर। आप लोगों को मैं बता दूं, मिडिवल यूरोप की मैं बात कर रहा हूं, मध्यकालीन यूरोप की मैं बात कर रहा हूं, तो चर्च सिस्टम का बड़ा वहां पे डोमिनेंस था, चर्च व्यवस्था का बहुत डोमिनेंस था। तो कोपरनिकस जैसे विद्वान आके कहते हैं कि भैया सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। आज हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। पहले चर्च बोला करता था पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये कौन बोलता था? चर्च बोलता था। अब कोपरनिकस जैसे विद्वान आए तो उन्होंने बोला सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। चर्च ने कहा नहीं 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 नहीं, सूर्य ही पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जब विद्वानों ने कहा नहीं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो उनको मृत्यु दंड की वो दे दी गई थी। मतलब बोल दिया गया था कि अगर आपने अपना विचार को वापस नहीं लिया तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। भारत में तो ऐसा कोई मृत्यु दंड दिया नहीं गया। मतलब भारत में विचारों को लेकर हमेशा खुलापन रहा। इसलिए द आर्गुमेंटेटिव इंडियन में प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा है, इंडियंस आर इनबॉर्न डेमोक्रेट्स। तो भारत में लोकतांत्रिक परंपरा थी। ये मैं किस आधार पे बोल सकता हूं? विचारों को लेकर खुलापन रहा ना। एक लोकतांत्रिक देश में तो विचारों को लेकर खुलापन रहा ना। भारत में तो विचारों को लेकर शुरुआत से खुलापन रहा। जब बुद्धिज्म और जैनिज्म ब्राह्मणिज्म के विचारों का विरोध करते हैं, तो इनमें कोई हिंसा की घटना तो होती नहीं है। तो भारतीय जन्मजात लोकतंत्र है। अब आप लोग कनेक्टिंग द डॉट्स करिए और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये बात तो मित्रों ठीक है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक उसमें फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी देखे जाते हैं। कई सारी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऐसी चीजें थी प्राचीन समय में भी जो आज भी देखी जाती हैं, लेकिन आज तक उनका कंटिन्यू बने रहने का कारण क्या है? आज तक उनके कंटिन्यू बने रहने का कारण यह है कि भारत में हमेशा विचारों को लेके स्वतंत्रता रही। एक विचार ने दूसरे विचार को दबाने की कभी कोशिश नहीं की। इसलिए हमने निरंतरता भारतीय उसमें देखी। मेरी बात आपके दिमाग में पहुंच रही है कि नहीं? चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? बताइए, मेरी बात आपके दिमाग में पहुंची कि नहीं? सही बात है ना? अरे भाई, किस समाज की चीजें कंटिन्यू रहेंगी? अरे भाई, ऐसी ही तो चीजें कंटिन्यू रहेंगी ना जहां पे विचारों को लेके खुलापन हो। ऐसी ही समाज की चीजें तो कंटिन्यू रहेंगी ना आगे चल के। तो मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी तो देखो कुछ भी नहीं हुआ। इस आंसर में मैंने आपको 50% भी नहीं बताया। आप देखते चलो क्या क्रांति में लाने वाला हूं। बस 5-10 मिनट आप मुझे दे दो, इतिहास को समझने का दृष्टिकोण आपका मैं बदल दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। और देखो, ये स्पेशल क्लास मैंने क्यों कंडक्ट की है? ऐसे क्वेश्चंस आपको कोई सॉल्व नहीं करवाएगा सर, क्योंकि ये बहुत टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपके लिए इसको चुटकिया का खेल कर दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। आप लोग बस मुझे इतना आश्वासन दे दीजिए, बस मुझे कमेंट सेक्शन में इतना बता दीजिए, सर एंड मैन, अभी तक अगर मान लो इस क्वेश्चन में आपको 15 लाइन आंसर में लिखनी हो, आपको कम से कम 5 लाइंस मिल गई कि नहीं? इतना कॉन्फिडेंस आप में है कि नहीं? 5 लाइन आपको मिल गई कि नहीं मिली? जल्दी से मुझे बताइए, 5 लाइंस मिल गई कि नहीं मिली? 5 लाइंस तो मिल गई ना। अभी 15 लाइंस नहीं मिली है सर, अभी 15 लाइंस नहीं मिली है, 5 लाइंस तो मिली। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक मजेदार चीज बताऊं, एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, सब रिपीट करूंगा, पूरा आपके दिमाग में छोड़ के, दिमाग में बसा के छोड़ूंगा। आपको चिंता मत करो, बस आप बने रहो मेरे साथ 1 घंटे तक।
इतनी मेरी गारंटी है, आज के लेक्चर के बाद आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा। एक मजेदार बात देखो, अरे मेरे प्रिय मित्रों, 2019 में पिछले साल यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर। क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है। तो सबसे पहले मुझे यह बताओ, क्या भारतीय समाज अपने कल्चर को सस्टेन रख पाया कि नहीं? अरे भैया रख तो पाया है। तो भारतीय समाज अपनी संस्कृति को सस्टेन कैसे रख पाया है सर? भारतीय समाज अपनी संस्कृति को ऐसे सस्टेन रख पाया है क्योंकि प्रोफेसर अमर्त्य सेन की इनबॉर्न डेमोक्रेट्स में और इसके साथ साथ विचारों को लेके हमेशा भारत में खुलापन रहा, और जिस भी देश में विचारों को लेके हमेशा खुलापन रहता है वो देश अपने कल्चर को सस्टेन रख पाता है। आप मुझे बताइए उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा अंतर है क्या? जो क्वेश्चन 2015 में पूछा गया वो तो क्वेश्चन 2017 में भी तो पूछा गया। बताइए आप मुझे। आप देखो यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है, समझने की कोशिश कीजिए सर। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तो है सर। मुझे आप लोग एक चीज बताइए, प्लीज 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 रुकिए, 2 मिनट रुकिए सर, रुकिए 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 तो सही कमेंट में। आप मुझे जरा ये बताइए, आप मुझे जरा इतना आश्वासन दीजिए, क्या मैं इस क्वेश्चन की कंक्लूजन में, क्या मैं इस क्वेश्चन के एंड में इस क्वेश्चन को समरी की तरह यूज कर सकता हूं? क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए ये वाला कंटेंट उसके आंसर में यूज कर सकता हूं क्या? मजा आ जाएगा कि नहीं? अगर मैंने बिग पिक्चर देख पा रहे हो कि नहीं? अरे भैया यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट मेक्स द इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर। क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है? कंक्लूजन में आप लिख देना, इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप की सभी सभ्यताएं अपनी सभ्यताओं को, अपनी संस्कृति को जीवित रख पाई है, और दूसरी ओर मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान और रोमन क्लासिकल सभ्यता अपने आप को कंटिन्यू नहीं रख पाई है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर, मैं सर रुकिए 2 मिनट रुकिए, मैं डेमो देता हूं आपको। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर मैं आपको देता हूं, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर मैं देता हूं, आप लोग देखना पूरे कंटेंट को समझ पा रहे हो कि नहीं। आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट का आप लोग पेशेंस रखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का जब मैं आंसर देना है, मुझे बताना है कि भाई इंडियन सोसाइटी अपने कल्चर को सस्टेन कैसे रख पाई, जीवित कैसे रख पाई, कंटिन्यू कैसे रख पाई। तो मैं इसमें क्या बोल दूंगा, मतलब बीच में या कहीं भी स्टार्टिंग में, एंड में मैं कहीं ना कहीं तो बोलूंगा कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार उनके पुस्तक आर्गुमेंटेटिव इंडियंस में उन्होंने यह विचार दिया है कि भारतीय भारतीय जो थे वो शुरुआत से ही डेमोक्रेट्स परंपरा को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। वे शुरुआत से ही लोकतांत्रिक परंपरा को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बोला इंडियंस आर इनबॉर्न डेमोक्रेट्स। और इसका एक कारण यह भी था कि भारत में विचारों को लेकर हमेशा स्वतंत्रता रही, हमेशा खुलापन रहा, इसलिए हम अपने कल्चर को सस्टेन रख पा रहे हैं। इसीलिए एक और जहां विश्व के एक कोने में भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यताएं अपने कल्चर को सस्टेन रख पाई है, तो दूसरी ओर मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान की क्लासिकल सभ्यता अपनी सभ्यता को सस्टेन नहीं रख पाई। मजा आ रहा है? सीख पा रहे हो? सीख पा रहे हो? पूरी बिग पिक्चर को देख पा रहे हो? आसान हो रहे हैं थोड़े आपके लिए यूपीएससी के आंसर्स क्वेश्चंस की नहीं? जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? अच्छा अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर, अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर, अभी तो मैं आपको और इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अरे सर इस क्वेश्चन का आंसर आप इतना ज्यादा क्यों दे रहे हैं? अरे सर इतना ज्यादा आप आंसर, अरे सर मैं कहां गॉड ऑफ हिस्ट्री हूं, वो तो आपने बना रखा है, आप तो ट्विटर विटर सब जगह मुझे ये बोलते रहते हैं। मेरी बात आप समझिए,
ये क्वेश्चन चलो हम इसके ऊपर इतने डीप में इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि 2015 में पूछा गया, 17 में, अरे जरा 19 में पूछा गया, 17 का क्वेश्चन दिखाऊं? इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो सर। द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम द वेरी अर्ली टाइम्स। भारत में जो सहिष्णुता की और प्रेम की जो स्पिरिट रही वो केवल प्राचीन समय से नहीं है, बट इट इज ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल एट द प्रेजेंट। लेकिन ये तो अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। समझ पा रहे हो? एक क्वेश्चन के तीन अलग अलग रंग, क्वेश्चन एक ही है, बात एक ही है, क्वेश्चन का प्रकार एक ही है। 15 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, आगे भी आएगा। समझ पा रहे हो? और आप लोग ये बात को पकड़ पाए कि नहीं, जरा मुझे कमेंट्स में बताना कौन कौन इस बात को पकड़ पाया। जो 2000 क्वेश्चन पूछा गया 19 में, उसमें 2015 और 17 के क्वेश्चन को मसाले की तरह आंसर में यूज कर सकता हूं कि नहीं? 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें 2015 और 17 में क्वेश्चन जो पूछा गया उसको आंसर की तरह में यूज कर सकता हूं कि नहीं? किस किसने इस बात को समझा? किस किसने इस बात को समझा? समझ पा रहे हो? क्वेश्चन को ही आंसर में यूज किया जा सकता है। अब मुझे आप एक चीज बस एक बार कंफर्म कर दीजिए, जब भी आपसे इंडियन सोसाइटी के बारे में पूछा गया, भारतीय समाज के बारे में पूछा गया और पूछा गया कि भैया भारतीय समाज में फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी दिखाओ, निरंतरता के तत्व दिखाओ, तो क्या आप लोग इसको यूज करोगे उसमें? क्या ये यूज करना उचित रहेगा? समझ पा रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रिक सीखने लगे हो आप सब अब यूपीएससी की। मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में? प्रॉमिस किया था कि आज आपको कुछ बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाला हूं, और अभी 50% भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है सर। बस आप थोड़ी देर तो रुकिए, फिर देखिए कि हम कैसे इस सेशन में आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मुझे बस आप इतना सा आश्वासन दे दीजिए एक बार, 1 मिनट मेरे पहले पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सुनना। मेरी बात को आप अच्छी तरीके से सुनना। मेरे कोड से आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है आपने मुझे कभी भी कुछ ड्रॉप किया और मेरा रिस्पॉन्स नहीं आया। बिल्कुल मुझे आए तो आप मुझे ईमेल ड्रॉप करिए भाई, anujanswers@gmail.com पे। आज ही तुरंत आपको मैं रिप्लाई करूंगा anujanswers@gmail.com पे। ड्रॉप करिए आप मुझे मैसेज, मैं आपको जरूर रिवर्ट करूंगा। ठीक है? व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे आप मतलब केवल इतना सा बताइए, अभी तक आपको यह बात समझ में आई कि इंडियन सभ्यता की क्या क्या चीजें आज तक कंटिन्यू रही हैं और उसका कंटिन्यू रहने का कारण क्या है? मुझे बताइए जरा, क्या क्या चीजें कंटिन्यू रही हैं? वो मैंने आपको बताया, गायत्री मंत्र की बात करी, वैदिक सभ्यता की बात करी, और उसके साथ साथ मैंने यज्ञ की बात करी। कंटिन्यू क्या क्या रहा है ये बताया मैंने आपको। और कंटिन्यू रहने का कारण क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है? मैं तो आपको अपनी तरफ से पढ़ा चुका हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कंटिन्यू रहने का कारण क्या है? क्या कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में? क्या कोई मुझे बताएगा? वेरी गुड संजीव, वेरी गुड निशीत, वेरी गुड पवन, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। विचारों का फ्रीडम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्रिय अभ्यर्थियों, वेरी गुड कविता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप लोग मुझे इतना आश्वासन और दे दो कि जब आप विचारों को फ्रीडम के लेने की बात कर रहे होगे, तब आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखते हुए क्या इस किताब को कोट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अरे ये किताब को कोट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? इससे एग्जामिनर को क्या पता लगेगा ये बच्चा सीरियस है, इतनी लेटेस्ट किताब का इसको विचार पता है। तो मतलब इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको बता दूं, जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं,
एक किताब का विचार नहीं, कई किताबों का विचार देता हूं। एरा ऑफ डार्कनेस का, द एनार्की का, 2019 में बहुत क्रांतिकारी किताब छपी है, इस किताब का, इस किताब का, रजनी पामदत्त, गदर के फूल 1857 की क्रांति, और इसी 100 किताबों का आपको निचोड़ में मुहैया कराता हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, इस क्वेश्चन में सर एक और चीज डिमांड है, थोड़ा आप लोग फोकस करके पढ़ें, मजा आप लोगों को आ रहा है, आपके मजे को मैं और बढ़ा दूंगा। मुझे एक चीज बताइए जरा, इस क्वेश्चन में आपको यह भी तो बताना पड़ेगा ना कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यता क्यों कंटिन्यू नहीं, यह भी तो बताना पड़ेगा ना आपको भैया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। आपने ये तो बता दिया भारत की सभ्यता में क्या क्या कंटिन्यू रहा, क्यों कंटिन्यू रहा, यहां पे क्यों नहीं रहा, ये तो बताइए सर। यहां पे क्यों नहीं रहा, ये तो बताइए सर। और अच्छा, ये बात किस किस के दिमाग में पहुंच रही है कि मैं आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं सर एक साथ। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं? तो आप ये मत समझना सर आप एक ही प्रश्न पे इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक साल के रिपीटिशन में भैया, आगे भी आएंगे, तो अच्छे से तैयार कर लेना है आपको, है ना। चलो अब देखने की कोशिश हम करेंगे कि वहां पे क्यों कंटिन्यू चीजें नहीं रही भैया, वहां पे क्यों कंटिन्यू चीजें नहीं रही मित्रों। 1 मिनट का मुझे आप समय दे दें। जस्ट ए सेकेंड, मैं बस 1 मिनट टेलीग्राम की लिंक निकाल लूं। तो कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर आपकी टेलीग्राम की लिंक दे दीजिए, जहां पे हमें जानकारी मिल जाए बाकी के लेक्चर्स की। टेलीग्राम की लिंक यार अभी ढूंढना पड़ेगी, थोड़ी देर से मुहैया करा दूंगा, ओके। अब मेरी बात को आप समझिए, मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए मित्रों। एक चीज आपको समझना होगी कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस में आखिरकार ऐसा कंटिन्यूएशन हमको क्यों देखने को नहीं मिला। मित्रों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि उस कहानी को आप भरपूर एंजॉय करें, लेकिन कुछ समय के लिए आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि कहानी है ना बहुत क्रिटिकल है, आपसे मिस ना हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा आप पेशेंस रखिए। मित्रों, क्या हुआ कि जो रोमन क्लासिकल सभ्यता थी, मतलब क्लासिकल सभ्यता किसको कहा जाता है मैं आपको बताता हूं। ऐसी सभ्यता को क्लासिकल सभ्यता कहा जाता है जो भविष्य की सभ्यताओं के लिए एक पैरामीटर सेट कर दे, एक मापदंड सेट कर दे, उसको आप क्या बोलते हो, क्लासिकल सभ्यता। रोमन सभ्यता पहले एक क्लासिकल सभ्यता हुआ करती थी। 5th सेंचुरी एडी में आके रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर दो भाग, सॉरी 5th सेंचुरी तक, 50 बाद में क्या हुआ, जो महान रोमन एम्पायर था वो रोमन एम्पायर दो टुकड़ों में बंट गया। एक तो था ईस्टर्न रोमन एम्पायर, एक था वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ये दो टुकड़ों में बंट गया, और जैसे ये दो टुकड़ों में बटा मित्रों, प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब जो 5th सेंचुरी एडी तक आते आते, 5वीं शताब्दी में आते आते वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया। बचा कौन सा, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसको आप बेजेंटीन एम्पायर के नाम से भी जानते हो, बेजेंटीन साम्राज्य के नाम से भी जानते हो। तो रोम की जो क्लासिकल सभ्यता थी, जो रोम महान सभ्यता, महान साम्राज्य हुआ करता था, वो बाद में आके दो पार्ट में बढ़ गया, और 5वीं शताब्दी एडी तक आते आते वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो गया। बचा अकेला पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसको बेजेंटीन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। और जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर 5वीं शताब्दी में आता है,
तो कहीं ना कहीं रोम की क्लासिकल सभ्यता हंसिए पे चली जाती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय हंसिए पे चली जाती है? मतलब ये कहीं ना कहीं पीछे हो जाती है, कहीं ना कहीं ईस्टर्न रोमन एम्पायर 5वीं शताब्दी के बाद क्लासिकल सभ्यता को कंटिन्यू नहीं रख पाया, क्लासिकल सभ्यता को कंटिन्यू नहीं रख पाया। अब क्लासिकल सभ्यता हंसिए पे चली गई। जो एक क्लासिकल सभ्यता हुआ करती थी, जिसने बाद के सभ्यताओं के लिए एक मापदंड, एक पैरामीटर सेट कर दिया, अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बेजेंटीन साम्राज्य, 5th सेंचुरी, क्लासिकल सभ्यता गायब हो गई। ये क्लासिकल सभ्यता आपको मैं बता दूं, अब पता है दोबारा प्रकाश में कब आएगी? जो अंधकार में डूब चुकी थी वो दोबारा कब आएगी? 1000 साल बाद, 1000 साल बाद 15th सेंचुरी एडी में वापस आएगी, 15वीं शताब्दी एडी में वापस आएगी। वापस कैसे आएगी? रेनेसां के माध्यम से। अब देखो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमें बहुत डिटेल में चर्चा करना है, लेकिन हम सब कुछ चर्चा नहीं कर सकते, तो आप ये मत पूछना रेनेसां में क्या हुआ था, उसके लिए मैं कभी स्पेशल क्लास अलग से लूंगा, है ना। रेनेसां अपने आप में 4 घंटे का टॉपिक है पूरा, ठीक है। तो रेनेसां में आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आप ये याद रखना कि रोमन क्लासिकल सभ्यता 1000 सालों के लिए गायब हो चुकी थी, वो दोबारा से लाइट में कब आएगी? 15th सेंचुरी एडी में रेनेसां के माध्यम से, पुनर्जागरण के माध्यम से। अब एक और मैं आपको बात बता दूं, विश्व के जहां दूसरे देशों में, विश्व के जहां दूसरे देशों में इस्लामिक इन्वेजन होता है, इस्लाम का आक्रमण होता है, उन सभी देशों का इस्लामीकरण हो जाता है, उन सभी देशों का इस्लामीकरण हो जाता है, जबकि भारत में हिंदू मुस्लिम कॉम्पोजिट कल्चर का विकास देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम समन्वय संस्कृति का विकास देखा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, एक व्यक्ति था इल्तुतमिश के पीरियड में, जिसका नाम था जुनैदी, दरबारी कवि था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक शासक था, लगभग उसके शासन की शुरुआत 1210 में हुई थी, 1210 में इल्तुतमिश का शासन आता है। तो इल्तुतमिश का एक दरबारी कवि था, वो बोलता था कि मुसलमान भारत में उतने ही है जितना कि सब्जी में नमक है। तो जुनैदी, जो इल्तुतमिश का दरबारी कवि था, वो बोलता था मुसलमान भारत में उतने ही है जितने की सब्जी में नमक है। और अगर आप लोग देखेंगे कि मुस्लिम्स भारत में माइनॉरिटी की तरह आए और माइनॉरिटी ही रहे, दूसरे देशों में वो सब्जी में नमक की तरह गए थे लेकिन पूरी सब्जी बन गए। मैं देखो, आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को उभारना नहीं चाह रहा हूं, या मैं किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता को प्रमोट नहीं करना चाह रहा हूं, कम्युनलिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं जहां दूसरे देश में इस्लामिक इन्वेजन हुआ, वहां उन देशों का इस्लामीकरण हो गया, लेकिन भारत में तो हिंदू मुस्लिम कॉम्पोजिट कल्चर का विकास हुआ ना, हिंदू मुस्लिम समन्वय संस्कृति का विकास हुआ ना। अरे सर, उर्दू की बात आप करते हो, आज आप बात करते हो कि पाकिस्तान ने भारत का कुछ नहीं लिया, पाकिस्तान ऐसा बोलता है, तो उर्दू का विकास तो इंडिया में ही हुआ ना, वो तो विरासत की तरह उन्होंने ले लिया। तो मेरी बात को आप समझने का प्रयास करो, उर्दू किसी दूसरे देश की लैंग्वेज थोड़ा है, ये तो हिंदू मुस्लिम कॉम्पोजिट कल्चर का एक उदाहरण है, हिंदू मुस्लिम समन्वय संस्कृति का एक उदाहरण है। दूसरे देशों में क्या हुआ, वो खुद की सभ्यताओं को उतना बचा के नहीं रख पाए। भारत में विचारों को लेकर हमेशा स्वतंत्रता रही, हिंदू मुस्लिम कॉम्पोजिट कल्चर का विकास हुआ, इसीलिए भारत अपने कल्चर को आज तक सस्टेन रख पाया है। मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंची कि नहीं? मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंची कि नहीं? बताइए, पहुंची कि नहीं पहुंची? थोड़ी थोड़ी तो पहुंची ना। अब आप लोग मुझे यह बताइए जरा, क्या आप लोग चाहते हैं मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको डेमो बोल के बताऊं? मजा आ जाएगा क्या अगर मैं इस क्वेश्चन का डेमो आंसर आपको बोल के बताऊं? तो कैसा रहेगा? आपकी लाइक्स के माध्यम से मुझे पता लगेगा कि आप चाहते हो कि नहीं, आपके थम्स अप से पता लगेगा, जितने थम्स अप आएंगे उससे मुझे पता लगेगा। तो देखते थम्स अप 1000 पार पहुंचते कि नहीं, मजा आ जाएगा ना। अब देखिए आप लोग, पूरी 45 मिनट की कहानी आपको मैं 5 मिनट में समराइज करके बताता हूं। रुकिए 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 रुकिए,
अब मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं चैट सेक्शन को थोड़ी देर के लिए इसलिए ऑफ कर रहा हूं क्योंकि आपका कंसंट्रेशन मेरी बातों पे होना चाहिए। जो लोग शुरुआत से इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं उनको बड़ा मजा आने वाला है। जिन लोगों ने शुरुआत से अटेंड नहीं किया है आपको भी मजा आएगा, लेकिन आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग बाद में देख लीजिएगा। अब आप लोग मेरी बात को सुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डेमो देता हूं। आप लोग मेरे शब्दों को देखना, मैं शब्दों का किस तरीके से प्रयोग कर रहा हूं, यूपीएससी में आंसर राइटिंग कैसे होती है। हालांकि मैं एग्जैक्ट आंसर अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो आपको टेक्निकल लगेगा। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इसमें लिखा होना चाहिए। चलिए इसको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की, भारतीय प्राचीन इतिहास की सभ्यताओं में वाकई में निरंतरता के तत्वों को, फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी को देखा जा सकता है। यदि वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो आज भी ऐसे काफी सारे मंत्र हैं, यज्ञ की परंपरा है जो आज तक कंटिन्यू रही है। हालांकि भारतीय समाज ने पाश्चात्यकरण को तो बल दिया है या पाश्चात्यकरण को, वेस्टर्नाइजेशन को तो सपोर्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी यज्ञ की परंपरा और उसके बावजूद भी वैदिक मंत्रों की परंपरा कहीं ना कहीं यह बताती है कि भारतीय समाज ने भले पाश्चात्यकरण को, वेस्टर्नाइजेशन को सपोर्ट किया है, उसके बावजूद भी भारतीय समाज ने अपने परंपरागत समाज को जीवित रखा है, ट्रेडिशनल सोसाइटी को जीवित रखा है। भारतीय समाज अपनी परंपरा को जीवित रख पाया, इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि जैसा कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन की किताब में लिखा गया है, द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस में लिखा गया है कि भारतीय शुरुआत से लोकतांत्रिक परंपरा को फॉलो करते हैं, क्योंकि भारत में विचारों को लेकर हमेशा स्वतंत्रता रही। और यह बिल्कुल सही भी है कि एक ऐसा ही देश, एक ऐसा ही समाज अपनी सभ्यता को निरंतर जीवित रख पाता है जिसमें विचारों को लेकर हमेशा स्वतंत्रता रही। भारतीय परंपरा में या भारतीय समाज में या भारतीय इतिहास में भले ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब धार्मिक आंदोलन, जब रिलीजियस मूवमेंट हुआ, भले ही तब जैनिज्म और बुद्धिज्म ब्राह्मणवाद के विरोध में आए थे, लेकिन उसके बाद भी इनमें संघर्ष की स्थिति नहीं बनी क्योंकि भारत में विचारों को लेकर हमेशा स्वतंत्रता रही। इसलिए भारतीय समाज अपनी परंपरा को आज तक जीवित रख पाया। वहीं विश्व के दूसरे कोनों को यदि देखा जाए, रोमन क्लासिकल सभ्यता की बात की जाए तो जब 5वीं शताब्दी एडी में, 5th सेंचुरी एडी में रोमन क्लासिकल सभ्यता जो रहती है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको हम बैजेंटाइन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, रोमन सभ्यता 5वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं हंसिए पे चली जाती है, अंधकार में चली जाती है। फिर वे पुनर्जागरण के समय, 15वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के समय, 15th सेंचुरी की रेनेसा के समय दोबारा लाइट में आती है। भारत में एक और कारण भारतीय परंपरा का आज तक जीवित रखने का यह रहा कि भारत में मध्यकालीन इतिहास में भी एक कॉम्पोजिट कल्चर का विकास हुआ, एक कहीं ना कहीं समन्वय संस्कृति का विकास हुआ। जब विश्व के दूसरे देशों में इस्लाम आक्रमण के बाद उन देशों का इस्लामीकरण हो गया, वहीं भारत में एक कॉम्पोजिट कल्चर का विकास हुआ जिसमें उर्दू को एक उदाहरण की तरह देखा जा सकता है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या इस आंसर में आपको किसी भी प्रकार की कमी लग रही है? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, थोड़ा आसान मैंने बनाया कि नहीं? अरे यार, आपकी मजा नहीं आ रहा है शायद आपको। यार आप लोग बता ही नहीं रहे सर मजा आ गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया। सर आप तो मानो तारीफों की पुली नहीं बांध रहे हो यार। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम जब ये टेक्निकल क्वेश्चंस को ऐसे क्रैक कर सकते हैं तो फिर इजी इजी में तो मैं आपको हैंड होल्डिंग ही करवाता हूं भैया। हैंड होल्डिंग का मतलब हाथ पकड़ के आंसर राइटिंग। ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक एक चीज का रिव्यू दिया जाता है, इतने बड़े लेवल पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये मैं केवल आपको दिशा दिखाता हूं, आप खुद इतने अच्छे आंसर्स लिख पाते हो, और मैं आपको रिव्यू भी देता हूं क्या सुधारना है, क्या हटाना है। इसके साथ साथ आप यहां देखो, अमन ने ये क्वेश्चन को लिखा है, मैंने बताया कि भैया किस तरीके से सुधारना है। आप खुद को मैं इतने बड़े लेवल पे तैयार कर देता हूं कि आप खुद ही इतने अच्छे आंसर्स को लिख पाते हो। समझ में आ रहा है आपको?
तो ये तो बस एक ट्रेलर है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी लेवल की तैयारी, बाय द वे भी अभी ये सेशन खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा मैं आप लोगों को अपने कोर्सेज के बारे में तो बता दूं, तो कहीं मत जाना, अभी तो 15-20 मिनट और चलेगा। अच्छा एक बात बता दूं, क्या लगता है आपको इन नई नई विचारों नई नई किताबों के विचार की आपको जरूरत है क्या यूपीएससी को करेक्ट करने के लिए? जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए वैसे तो मुझे लगता है कि विचारों की जरूरत है। मैं अपने पूरे कोर्सेज में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखता हूं कि इन पूरी किताबों का निचोड़ आपको दिया जाए। अगर कोई किताब 2020 में भी छपी है, कोविड-19 2020 में भारत में आया है, उससे भी मैं आपको गांधी जी के जोड़ के दिखाता हूं, उससे भी मैं आपको महात्मा गांधी को जोड़ के दिखाता हूं कि महात्मा गांधी की कैसे जो विचार है वो कोविड-19 से जोड़ के देखे जा सकते हैं। मैंने अभी एक लेटेस्ट किताब में अभी पढ़ रहा हूं और बहुत अच्छी किताब है, उस किताब का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। वो आयशा जलाल ने लिखी है, द सोल स्पोक्स पर्सन। द सोल स्पोक्स पर्सन मतलब मोहम्मद अली जिन्ना की वो बात कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान अमेरिकन हिस्टोरियन है, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, आयशा जलाल का। अब ये किताब हालांकि पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य से लिखी गई है, लेकिन ये हमको विभाजन का एक अलग आईना दिखाती है, एक अलग ही दृष्टिकोण दिखाती है। तो ऐसे विचार अगर आपके पढ़ के जाओगे, हो सकता है कभी आपको वही विचार काम आ जाए यूपीएससी में। तो मैं आप लोगों को इस लेवल की तैयारी कराता हूं। मेरे कोर्सेस अनअकैडमी पे आ रहे हैं, 15 जून से बैच चालू हो रहा है सर। इसमें मैं आपको एंशिएंट मिडिवल पढ़ा रहा हूं। देखिए आज जो सेशन था आपका वो एक डेमो सेशन है, स्पेशल क्लास है। अगर आप चाहते हो कि पूरे के पूरे सेशंस को मैं एक एक लेक्चर को आपको इस तरह से कवर कराऊं, 1.5-1.5 2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, तो आप प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं चाहता तो आपको आज इंप्रेशन झाड़ने के लिए सिंपल क्वेश्चन ला सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना टफ क्वेश्चंस लाए जाए और उसमें आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की जाए। ये बैच मेरा 15 तारीख से शुरू हो रहा है, मेरा एंशिएंट मिडिवल के ऊपर कोर्स आ रहा है। और देखो अभी प्रीलिम्स आपका पोस्टपोन हो चुका है, प्रीलिम्स की तैयारी आपको कंप्लीट कराई जा रही है इस बैच में। यहां पे आपको हिंदी के लिए भी बैच है, ये कोर्स बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषाओं में, ये हिंदी में है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बैच है। अनअकैडमी पे जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरे लेक्चर्स का कोर्स का एक्सेस नहीं मिलता, सभी के कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है। ये सारे टीचर्स के कोर्स आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं मेरे पढ़ पाओगे, सभी के कोर्स आपको मिल जाएंगे। अब यहां पे आप लोग अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे पर मंथ सब्सक्रिप्शन की टाइम घटती चली जाएगी। 1 मंथ का यहां पे 8,000 है, तो यहां तक आते आते 12 महीने में केवल 3,000 रहेगा। और इस पे भी आप मेरा कोड लगाओगे तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड आपको कब लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए? ये कोड आपको लगाना है जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। यहां पे आपको लिख रहा है हैव ए रेफरल कोड, तो हैव ए रेफरल कोड में आप क्या लिख देंगे? अनुज यूपीएससी लिख देंगे, अनुज यूपीएससी, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं है मेरा रेफरल कोड लगा रहे हो आप तो मेरे ही कोर्स का एक्सेस मिलेगा, सबके कोर्सेज का एक्सेस आपको मिलेगा। रोमन सैनी सर हो, मृणाल सर हो, सुदर्शन सर हो, सारे टीचर्स के कोर्स का एक्सेस आपको मिलेगा। ये कोड आपको क्यों लगाना चाहिए? अगर मेरे सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको मदद करेगी, तो आप लोग इस कोड का इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरे सेशन हेल्प नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है भाई, आप लोग इसी तरीके से लाइव सेशन को अटेंड करते रहोगे तो भी मजा आता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी ना है। तो अगर आपको मेरे सेशंस किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं तो आप अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग करें, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप प्लस को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और आप लोग मुझे अपना प्रेम दिखाना चाहते हो तो फिर कैसे दिखाएं? आप लोग कैसे अपना प्रेम दिखा सकते हैं? आप लोग मुझे हेड डेडिकेट करिए, हेड के ऑप्शन आते हैं आपके लर्निंग मिनट्स में। यार किसी के पास अगर वो 1900 जो लोग हैं टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक है तो मुझे यहां पे शेयर कर दे, वो किसी के पास भी वो लिंक है तो यहां पे वो पेस्ट कर दे उसको। तो आप में से कितने लोग प्लस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं? अभी सेशन और चलेगा बाय द वे। तो क्या आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे?
ओके, धन्यवाद। मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर देता हूं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए मित्रों। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट रुकिए, फिर पढ़ते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ये लीजिए, मैं टेलीग्राम की लिंक आपको शेयर कर देता हूं। जस्ट अ सेकेंड। रुक तो जाओ 2 मिनट, कमेंट को तो हटाओ, तब तो मैं पिन करूंगा। कर दी मैंने पिन। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो समझ में आ रहा है आपको यूपीएससी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, और किस तरीके से आप एक क्वेश्चन के कंटेंट को दूसरे कंटेंट में, दूसरे में उसमें यूज कर सकते हो। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, कहीं मत जाइएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, मजेदार क्वेश्चन। मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार जरा दोबारा बता दो यार, जल्दी करो यार। चलो, एक और क्वेश्चन आपसे क्रांतिकारी और डिफिकल्ट लेवल का डिस्कस करते हैं, है ना। डिफिकल्ट लेवल का डिस्कस करते हैं। 10 मिनट और क्लास चलेगी, 10 मिनट और क्लास चलेगी ये, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, मेरी बात समझिए आप लोग। ये क्वेश्चन दिया गया है, हाउ द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। किस तरीके से भारत की धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता के मॉडल से अलग है। अब देखिए, इसमें मैं आपको एकदम अलग विचार देता हूं। मैं आपको यह तो बता ही रहा हूं कि भारत का धर्मनिरपेक्षता कैसे अलग है और पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है, धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, वो वेस्ट के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल से कैसे अलग है। आप पश्चिम के कई सारे देशों में देखोगे कि वहां पे क्या है कि धर्मों, यार मैं एक छोटा सा आपको थोड़ी सी बैड न्यूज देना चाहूंगा। इतनी देर से मैं एसी ऑफ करके आपको पढ़ा रहा हूं, उसका रीजन है कि लाइट नहीं है और अब थोड़ी सी इन्वर्टर की बीप 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 भी बजने लगी है। तो इस क्वेश्चन को क्या हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करें, अभी 2-3 मिनट सामान्य चर्चा करूं तो ठीक रहेगा क्या, ठीक रहेगा क्या, है ना। चलो 2-3 मिनट सामान्य चर्चा करते हैं। हाँ, कर सकते हो आप, इतिहास बनाने वाले ग्राफी परचेस मैं करूंगा एक जूम कॉल जल्दी प्लान। और थोड़ा यार, अगर आप चाहते हो कि मेरी गाइडेंस आपको इसी तरीके से मिले और मेरे 7 साल का 100 से भी ज्यादा किताबों पढ़ने का अनुभव आपको मिले, जैसा कि आज मैंने आपको डेमो दिया, मैं आशा करता हूं आज आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग ज्वाइन करो प्लस को, एक एक टॉपिक को क्रांति मचा के निपटाएंगे भाई, चटका देंगे क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला है हमसे। जब इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे, देखो यूपीएससी में मैं मानता हूं कि पैटर्न थोड़ा सा टफ है, क्वेश्चंस भी कभी कभी बहुत टेक्निकल कैटेगरी के आ जाते हैं, लेकिन अगर सही दिशा और सही एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ा जाए ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ज्वाइन, मतलब जैसे मैं केवल अपनी ही कोचिंग को ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन आप कर रहे हो और आपको थोड़ी नॉलेज है तो अच्छी बात है, ठीक है। आपको वो भी सेल्फ प्रिपरेशन भी करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि प्लस प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म का आपको कैसे फायदा मिल जाता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। मैं इतिहास पिछले 8 साल से पढ़ रहा हूं। जितना आप एक साल में 10 सब्जेक्ट में अपनी एनर्जी दोगे,
उतना मैं, उससे ज्यादा मैं 8 साल से एक सब्जेक्ट में अपनी एनर्जी को दे रहा हूं। आप लोग अगर सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने 8 साल में गेन किया है एक ही सब्जेक्ट के बारे में, उसको आप 8 महीने में 10 सब्जेक्ट में गेन शायद नहीं कर पाएंगे। तो मेरे इतिहास का समझ को आपको फायदा मिलेगा। यूपीएससी में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो आपके आंसर्स में कुछ ऐसे विचार होना चाहिए जो दूसरे बच्चों के आंसर पे ना हो। तो अब लेटेस्ट किताबों की बात आप लिखते हो तो एग्जामिनर भी बड़ा खुश हो जाता है कि अरे भाई इसका भी इसको पता है, और यूपीएससी में किताबों में से क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा बच्चे के लिए इंपॉसिबल है कि वो इन सभी किताबों को पढ़े। अरे भाई मैं ऐसा नहीं है किताबों को नहीं पढ़ने का प्रचार कर रहा हूं, मैं तो आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, आप इन किताबों को अपने पेपर के बाद पढ़िए। अभी के लिए तो आप यूपीएससी की तैयारी करिए। लेकिन सर इनको पेपर के बाद पढ़े, लेकिन इनकी विचारों की जरूरत तो हमको पेपर के दौरान है। तो आपको वो काम नहीं करना है सर, वो काम हमें करना है। हमारी एक सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, इन सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए हम इस पे काम करेंगे और आपको इनकी समरी प्रोवाइड करेंगे। और अनअकैडमी पे मेरा बहुत जल्दी एक 20 किताब की समरी का कोर्स आने वाला है, जिसमें 20 अलग अलग किताबों की समरी मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आपको इस तरीके की चीजें चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा सेल्फ प्रिपरेशन भी करिए, वेल एंड गुड है। उसके लिए भी मैं स्पेशल क्लासेस लाता रहूंगा, मेरी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, है ना, उसकी आप चिंता मत करिए। और ये कोड है, इस कोड से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और इस कोड से आप लोग अपना प्रेम मुझ तक पहुंचा सकते हो। यदि मेरे सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप इस कोड का प्रयोग करें। 15 तारीख से पहले कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि 15 तारीख से यूपीएससी का नया बैच चालू हो रहा है, जिसमें मैं भी हूं। यहां पे रहा मैं, ये सुंदर सुंदर चेहरा आपको जो दिख रहा है, तीनों सुंदर चेहरे भाई, प्रतीक नायर सर भी हैं और तीनों सुंदर चेहरे ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं, तो नो ऑफेंस टू एनीवन। तो मिलते हैं फिर, कल मुलाकात करते हैं। मैं आशा करता हूं कि मजा आया होगा आज आपको, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, इतिहास में आपको नए नए तरीके पता लग रहे होंगे। और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपके साथ 8:30 बजे कल। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। इसका प्रयोग करना मत भूलना है यार, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस लाता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। That's it from my side, my dear friends. Good night, good night, good night. अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, क्रांति लाते चलो। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।